दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एम लिप्स कंसल्टिंग। यहाँ पर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है ISO 9001 इंट्रोडक्शन। यहाँ पर हम लोग सीरीज़ लेकर आए हैं। हर एक क्लॉज के लिए ISO 9001 2015 के हर एक क्लॉज के लिए एक अलग से वीडियो होगा। आज का वीडियो जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, सो दैट आपको जस्ट बताने के लिए कि ISO 9001 एक्चुअली है क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आइए चलते हैं टॉपिक पर। ISO बेसिकली 1987 में शुरू हुआ। 1987 से पहले कैसा था कि हर कंपनी अपना अलग अलग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो करती थी, बट इन 1987 सभी कंट्रीज़ ने मिलके एक स्टैंडर्ड पब्लिश किया। उसके बाद फिर फिर 1994 में हमारा नया वर्जन आया। देन 2000 वर्जन आया जिसमें बहुत सारे दूसरे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रिंसिपल्स को ISO 14001 के साथ में अलाइन किया गया। देन ISO का फोर्थ रिवीजन आया 2008 में। उसमें बहुत सारे कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह को क्लैरिफाइड किया गया। एंड देन द लेटेस्ट वर्जन जो हमारा फिफ्थ वर्जन है वो आया 2015 में। और ये जो वर्जन है वो बेसिकली PDCA साइकिल पर बेस्ड है। और ये 2015 जो वर्जन है वो रिस्क बेस्ड थिंकिंग और प्रोसेस अप्रोच के ऊपर है। बेसिकली पर्पस क्या है ISO 9001 स्टैंडर्ड का। ये जो स्टैंडर्ड है वो आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है उनको बताता है। और ये बेसिकली हेल्प करता है जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनको मीट करने का, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी मेन पर्पस ISO 9001 का है। ISO 9001 मेनली 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं जिन पर वर्क करता है, लाइक कस्टमर फोकस, लीडरशिप इंगेजमेंट, प्रोसेस अप्रोच, इम्प्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अभी हम आगे की स्लाइड में ये सातों क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सर्टिफिकेशन जो है वो आप किसी भी एक्रीडेटेड सर्टिफिकेशन बॉडी से ले सकते हैं। बेसिकली अगर आपको ISO 9001 स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट लेना है तो आपको देखना चाहिए कि आप जिस भी बॉडी से सर्टिफिकेशन ले रहे हैं वो एक्रीडेटेड है। और वो एक्रीडेशन आप उनकी वेबसाइट पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा वो जो एक्रीडेशन बॉडी है वो IAF का मेंबर होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में। पहला प्रिंसिपल है कस्टमर फोकस। ISO 9001 बेसिकली हमें बताता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको ऐसा कल्चर बिल्डअप करना है कि आपके जो लोवेस्ट लेवल का भी एम्प्लॉय है वो भी बात जब करे तो कस्टमर के साथ में बात करे, लाइक कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं उस पर बात करना चाहिए। देन बात करते हैं दूसरा क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो लीडरशिप है। लीडरशिप में बेसिकली पॉलिसी बनाना, सबका जो रिसोर्स क्या चाहिए लोगों को वो प्रॉपरली देना, आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो लीडरशिप का पॉइंट है। देन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का तीसरा प्रिंसिपल है इंगेजमेंट ऑफ पीपल। आपके जो लोग हैं उनको आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस में इंगेज कर सकें जिससे कि वो जो भी प्रॉब्लम आपके सिस्टम में आती है उसको सॉल्व कर सके, या कुछ कस्टमर की क्वेरीज हैं उनको सॉल्व कर सकें। और चौथा क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच बेसिकली हमें बताता है कि हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिकली होना चाहिए, उसका टाइम टू टाइम हम लोगों को मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए, सो दैट कि हम लोग और इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकें। और पांचवा क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल है इम्प्रूवमेंट। जो भी हमने प्रोसेस अप्रोच में जो डेटा मॉनिटरिंग किया है वो मॉनिटरिंग के बेस पे हम लोग और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, हम और अपने प्रोसेस को और कितना अच्छा बना सकते हैं, सो दैट कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को हम फुलफिल कर सकें। छठवां क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। जो भी डिसीजन हम लेते हैं
वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, डेटा ड्रिवन डिसीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ठीक है हमारे कंपनी में 5 लोग काम कर रहे हैं तो किसी ने बोला ओके मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ये सही है ये गलत है। तो ऐसा नहीं, जो भी है वो हमें एविडेंस के साथ में लेना। जो डेटा जो हमने प्रोसेस अप्रोच में और इम्प्रूवमेंट में जो हमने डेटा डिराइव किया है वो डेटा की बेस पे हमें डिसीजन लेना। और लास्ट जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट बेसिकली जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके साथ में हमें अच्छे रिलेशन बनाने हैं। हम देखते हैं ये स्टैंडर्ड को हम पीडीसीए साइकिल के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। सो बेसिकली क्लॉज नंबर 4 से लेके 7 तक के जो क्लॉज हैं वो हमारे आ जाते हैं प्लानिंग फेज में, जबकि लीडरशिप हमें सेंटर पे रखते हैं सो दैट लीडरशिप का जो रोल है वो सभी डिपार्टमेंट सभी प्रोसेस के साथ में लिंक होता है। और 8वां है वो प्लान के बाद में 2 है, तो 8वां जो क्लॉज नंबर उसका नाम है ऑपरेशन। सो क्लॉज नंबर 8 में एक्चुअली में हमें काम करना है। क्लॉज नंबर 9 इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। सो क्लॉज नंबर 9 हमें बोलता है जो भी हमने प्लान किया था उस प्लान के हिसाब से काम हुआ है या नहीं हुआ है वो हमें क्लॉज नंबर 9 में चेक करना है। वो चेक कैसे करेंगे? हम लोग डेटा एनालिसिस करेंगे, इंटरनल ऑडिट करेंगे, मैनेजमेंट रिव्यू करेंगे, वो हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में आता है। और जो आखिरी क्लॉज है वो इम्प्रूवमेंट है। जो अभी तक हमने जो इंटरनल ऑडिट किया, इंटरनल ऑडिट के बेस पे जो हमारी फाइंडिंग्स आई हैं या कस्टमर कंप्लेंट्स कुछ आई है या जो भी करेक्टिव एक्शन हमने पिछले क्लॉज में जो आइडेंटिफाई किए थे वो उसके बेस पे हम और क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे वो हमारा क्लॉज नेम है। तो ये जो पूरा स्टैंडर्ड जो 9001 2015 जो वर्जन है वो इस तरह से पूरा पीडीसीए साइकिल पर बेस्ड है। ओके, अभी हम देख लेते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड इसके मेन कॉन्सेप्ट क्या हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को समझना है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल इश्यूज क्या हैं, इंटरनल इश्यूज क्या हैं, और जो इश्यूज है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के साथ में कैसे लिंक हैं। सो इंटरनल इश्यूज और एक्सटर्नल इश्यूज क्या होते हैं हम अभी एक वो क्लॉज नंबर 4.1 के हिसाब से हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें आप जाके देख सकते हैं कि इंटरनल इश्यूज एक्सटर्नल इश्यूज क्या होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है बेसिकली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके संदर्भ में जो इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको मॉनिटर करना है, रिव्यू करना है और इम्प्रूव करना है। देन जो हमारी तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है कि हमारी जो कंपनी है उसके साथ में इंटरेस्टेड पार्टीज कौन कौन सी है, उनको उनकी नीड्स क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उनको फुलफिल करना है। तो इंटरेस्टेड पार्टीज हमारी क्या हो सकती है, जैसे हमारे एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, सप्लायर हमारी इंटरेस्टेड पार्टी है, या कोई लीगल जो बॉडीज़ हैं जैसे पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी हो गया या लेबर ऑफिसर हो गया, ये सब कौन है, ये सब हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। इवन जो आपकी सर्टिफिकेशन बॉडी है वो भी आपकी इंटरेस्टेड पार्टी है। जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है इसका वो है लीडरशिप रोल। जो लीडरशिप है वो क्या करेगा, लीडरशिप का काम है कंपनी का जो स्ट्रेटेजिक विज़न मिशन बनाना, कंपनी अगले 5 साल में क्या करेगी, 3 साल में क्या करेंगे, हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और वो ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए हमें क्या क्या रिसोर्स चाहिए। सो वो दैट इज कम्स अंडर लीडरशिप रोल। देन जो एक नया कॉन्सेप्ट 2015 वर्जन में है वो है रिस्क बेस्ड थिंकिंग। तो ये स्टैंडर्ड बेसिकली क्या बोलता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम करने से पहले हमें देखना है कि इस काम को करने में क्या क्या रिस्क है और वो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमने क्या प्लान बनाया है। देन ये लास्ट आता है वो है प्रोसेस अप्रोच। सो ये कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली कि टॉप मैनेजमेंट का रोल है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस अप्रोच को बढ़ावा दें, इंडिविजुअल अप्रोच को नहीं।
प्रोसेस क्या है हमारा, जो प्रोसेस में इनएफिशिएंसीज क्या है उन पे फोकस करो, उनको इनएफिशिएंसीज को कम करो। हमारे जो प्रोडक्ट है, जो प्रोसेस है, उसमें कंसिस्टेंसी इंप्रूव करना है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करना है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है आपके एम्प्लॉयज़ ट्रेंड होने चाहिए, जिससे कि आपका जो प्रोसेस में वेरिएशन है, जो मैन टू मैन वेरिएशन है वो ना हो, और आपके जो टेस्टिंग इक्विपमेंट है वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड होने चाहिए, जिससे कि जो मेज़रमेंट में एरर आता है वो मेज़रमेंट में एरर ना आए। आपके जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, फॉर एग्जांपल आपने कोई इनवाइस भेज दिया कस्टमर को, बट वो इनवाइस में आपने आधी इंफॉर्मेशन ही नहीं डाली एग्जाम्पल के लिए, या कस्टमर ने बोला आप जो इनवाइस हमें भेजते हो वो इनवाइस में क्यूआर कोड होना चाहिए, सो दैट वो स्कैन करके अपने सिस्टम में जीआरएन एंट्री कर सकें। तो आपको अपनी कंपनी का प्रोसेस ऐसा डिज़ाइन करना है कि ऑटोमेटिकली कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी वो मीट होती रहे, नॉट ओनली प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। ओके, आगे हम देखते हैं कि रिस्क बेस्ड थिंकिंग, बेसिकली जो हमने बात किया, तो रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या है कि जो हम काम कर रहे हैं वो काम करने से पहले ही हमें देख लेना है कि हमारे काम में क्या रिस्क है, इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, बिजनेस कंटिन्यूटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये जो रिस्क है वो सप्लायर साइड कितना है। सपोज़ आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले लिया जिस प्रोजेक्ट का दुनिया में एक ही रॉ मटेरियल सप्लायर है, अगर वो रॉ मटेरियल सप्लायर बंद हो गया तो आपका प्रोजेक्ट, सपोज़ आपने कंप्लीट कर भी लिया, कॉमर्शलाइज होने के बाद में आप हो सकता है उसको कंटिन्यू ही ना कर पाओ, वो सप्लायर साइड रिस्क है। देन आपके प्रोसेस में क्या क्या रिस्क है, तो ये हम रिस्क बेस्ड थिंकिंग में डिटरमाइन करते हैं। प्रोसेस अप्रोच क्या है, बेसिकली ये हम लोग बेसिकली जितने भी काम हम कर रहे हैं उनको एक सिस्टमेटिकली करना, उनमें इफ़िशियंसी और कंसिस्टेंसी लेके आना, और जो भी जो अल्टीमेट गोल है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, उसको मीट करना। और प्रोसेस अप्रोच में बेसिकली जो भी हम काम कर रहे हैं उसको इवेलुएट करना है कि जो, और वो इवेलुएशन के बेस पे हमें आइडेंटिफाई करना है हमारे इम्प्रूवमेंट एरियाज़ क्या क्या हैं। और प्रोसेस अप्रोच का मेन मकसद है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। आपके जो भी काम कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूली हमें इम्प्रूव करते रहना है, पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप हमें इम्प्रूव करते रहना है, जिससे कि हम कस्टमर को और ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकें। अब जो हमने बात किया था की कॉन्सेप्ट में, तो लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमने पीछे बात की, तो ये जस्ट यहाँ पे हमने उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करने का ट्राई किया है कि बेसिकली लीडरशिप क्या है। लीडरशिप है आपकी कंपनी का, जो हमने पीछे बात किया कि स्ट्रेटेजिक विजन क्रिएट करना, एक रोड मैप क्रिएट करना, एक ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर लेके आना, जिससे कि जो भी हम जो ऑल जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बात करें, वो क्वालिटी के लिए, इनोवेशन पे बात करें, कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे इंगेज करना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी डेवलप करना है, और हमें देखना है कि हम जो हमारी टीम है उसको और कितना से ज़्यादा इंगेज कर सकते हैं, इम्पावर कर सकते हैं, सो दैट वो लोग खुद से डिसीजन लेके काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो काम वो कर रहे हैं उसमें क्वालिटी आए, उसमें क्रिएटिविटी आए, और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिले। ये जो 9001 स्टैंडर्ड जो 2015 वर्जन है वो हाई लेवल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, सो क्लॉज 1 to 10। तो जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम के जो स्टैंडर्ड हैं वो इसी हाई लेवल स्ट्रक्चर पर बेस्ड हैं, सो दैट दूसरे मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इसको इंटीग्रेट करना इजी है। आप इसको 14001 के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, 45001 के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, या जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ में आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब 9001 2015 स्टैंडर्ड के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। अगर आप ISO 9001 2015 स्टैंडर्ड लेते हैं तो इससे एक तो आपको ग्लोबल रिकग्निशन मिलेगा, आपके प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव होगी, और अल्टीमेटली आपका जो बिजनेस है वो एक्सपैंड होगा।
ये था आज का हमारा वीडियो ISO 9001 2015 वर्जन के ऊपर। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब इसके बाद हम लोग और भी वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि क्लॉस वाइज स्टार्टिंग फ्रॉम क्लॉस 4 टू क्लॉस 10 आपको हर क्लॉस के लिए एक अलग से वीडियो मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप हमारा अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।